नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल अशोक चावला एजुकेशन ऐप पर। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण, यानी जो प्राथमिक शिक्षा है उसका सार्वभौमिकरण आज हम देखें। दोस्तों, ये जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं CDP के अंदर, यानी जो चाइल्ड डेवलपमेंट साइकोलॉजी है उसके अंतर्गत ये हम टॉपिक पढ़ रहे हैं, जो है प्राथमिक शिक्षा है उसकी सार्वभौमिकता। दोस्तों, पहले हम देखते हैं जो प्राथमिक शिक्षा है वो कक्षा 1 से 8 इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को रखा जाता है। उसके बाद देखते हैं जो सार्वभौमिकता है यानी सार्वभौमिकरण है, उसका अर्थ है कि सभी के लिए उपलब्ध कराना। क्या है? सभी के लिए उपलब्ध कराना। उपलब्ध कराना। अब क्या उपलब्ध कराना? वो है प्राथमिक शिक्षा, यानी जो बालक होते हैं कक्षा 1 से कक्षा 8 के अंतर्गत उन बालकों को क्या कराना? शिक्षा उपलब्ध कराना। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य है, यानी इसका जो उद्देश्य है वो रखा गया है कि कक्षा 1 से जो 8 तक के बालक है ना, उनको अनिवार्य शिक्षा दी जाए। ठीक है, कौन सी? अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। ये इसका जो प्राथमिक शिक्षा है उसका उद्देश्य है। और इसमें जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें क्या होता है कि जो आसपास की जो बस्तियां होती है, यानी जिसमें जनसंख्या अधिक होती है, उनके अंतर्गत क्या है? विद्यालय निर्माण किया जाता है। विद्यालयों का निर्माण किया जाता है तथा उनका रखरखाव भी किया जाता है। और दोस्तों, जो प्राथमिक शिक्षा है उसके अंतर्गत कम दूरी के विद्यालय स्थापित किए जाते हैं। कम दूरी के विद्यालय इसलिए स्थापित किए जाते हैं क्योंकि प्राथमिक शिक्षा को उससे बढ़ावा मिलता है। वो इसलिए मिलता है क्योंकि अगर दूर विद्यालय स्थित होगा, कई की मजबूरी होती है कि दूर विद्यालय में नहीं भेज सकते, क्योंकि बालक के लिए एक रिस्क का काम होता है कि इतनी दूर बालक को बिना किसी सेफ्टी के भेजना। इसलिए विद्यालय क्या होता है कि नजदीक से नजदीक बनाए जाते हैं ताकि विद्यालय में जाने में कोई मुसीबत का सामना बच्चों को ना करना पड़े। इसके लिए हर 1 किलोमीटर के अंतर्गत एक प्राथमिक विद्यालय स्थापित किया जाता है। प्राथमिक शिक्षा के जो सार्वभौमिकता यानी उसको सभी को उपलब्ध करवाया जाता है बच्चों को प्राथमिक शिक्षा। दोस्तों, इसके अंतर्गत बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं प्राथमिक शिक्षा के अंतर्गत, जिनके कारण प्राथमिक शिक्षा को बहुत ज्यादा बढ़ावा मिला है। अब देखते हैं दोस्तों, प्राथमिक शिक्षा को जो ऐसे कौन कौन से कार्यक्रम चलाए गए हैं जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा का बढ़ाव हुआ है। तो दोस्तों, इसमें देखते हैं पहला, सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान, ठीक है। दूसरा है पोषाहार सहायक कार्यक्रम, ठीक है। उसके बाद देखते हैं तीसरा, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय। चौथा देखते हैं न्यूनतम शिक्षा स्तर। पांचवा देखते हैं ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। ये अन्य कार्य हैं जिनके द्वारा ये कार्यक्रम चला के प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों, ये है 5। और इसके आगे देखते हैं और भी बहुत से कार्यक्रम जो चालू किए गए हैं इसके अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा प्राथमिक शिक्षा से जुड़े और जो राजकीय विद्यालय है उनमें बच्चों की बढ़ोतरी की जाए। ये अनेक कार्यक्रम चलाए गए हैं। उसमें देखते हैं जिला प्राथमिक शिक्षा कार्यक्रम, और भी देखते हैं 7th में देख लेते हैं, जैसे प्राथमिक शिक्षा कोष,
और इसके अंतर्गत और भी देखते हैं, प्राथमिक शिक्षा कोष हो गया, उसके बाद में देखते हैं मध्याह्न भोजन स्कीम, और भी देख सकते हैं। इसमें अनेक कार्यक्रम चलाए गए ताकि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ोतरी मिले। इसके बाद देखते हैं प्राथमिक शिक्षा अधिकार अधिनियम। ये ऐसे बहुत से कार्यक्रम चलाए गए हैं ताकि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिले और बच्चे ज्यादा से ज्यादा इसके अंतर्गत पंजीकरण करवा सके। तो दोस्तों ये ऐसे कार्यक्रम हैं जिनके द्वारा प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिला। दोस्तों अब इनको अपन थोड़ा विस्तार से देख लेते हैं, इनमें से कुछ कार्यक्रम को, ताकि ये पता चल जाए कि किस प्रकार ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने में सहायक है। तो दोस्तों पहला देख लेते हैं हम सर्व शिक्षा अभियान। ये जो भी कार्यक्रम चलाए गए हैं ना, वो प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही चलाए गए हैं। तो सर्व शिक्षा अभियान है वो सन 2000 से 2001 में भारत सरकार द्वारा स्थापित किया गया। किसके द्वारा? भारत सरकार के द्वारा ये चालू किया गया सर्व शिक्षा अभियान, और प्राथमिक शिक्षा में इसके द्वारा बढ़ावा मिलता है। अब देखते हैं जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका मतलब क्या है, ये किस तरह प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देता है। जो सर्व शिक्षा अभियान है उसका शाब्दिक अर्थ आप देख सकते हैं, सर्व शिक्षा यानी सभी के लिए शिक्षा, सभी के लिए शिक्षा, ये इसका शाब्दिक अर्थ अपन समझ सकते हैं कि सर्व शिक्षा का मतलब है सभी के लिए शिक्षा। और इसमें एक नारा दिया गया था कि इसमें सर्व शिक्षा अभियान 2000 से 2001 में, कि ये दिया गया कि सब पढ़े सब बढ़े। ये इसमें एक नारा दिया गया है, कौन से? सर्व शिक्षा अभियान में, कि प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा तभी मिल सकता है जब इस अभियान के द्वारा कि सब पढ़े सब बढ़े, यानी सभी को पढ़ के बढ़ना चाहिए। ये इसमें एक नारा दिया गया। अब दोस्तों हमने जैसे और भी कार्यक्रम देखे थे, उसमें देखे थे हमने जो कस्तूरबा गांधी है बालिका महाविद्यालय, बालिका विद्यालय, इसका प्रारंभ 2004 में स्टार्ट किया गया। कब किया था? 2004 में स्टार्ट किया था। इसमें क्या रखा गया था? इसमें एक डिमांड रखी गई थी जो बालिका हो ना उसको प्राथमिक शिक्षा में अच्छा योगदान मिले। क्या मिला था? जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बालिकाओं को ज्यादा बढ़ावा मिले। ये इस बालिका गांधी कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय 2004 में जो स्थापित किया गया ये कार्यक्रम, उसमें यह रखा गया था कि प्राथमिक शिक्षा को जो लड़कियां हैं उनको ज्यादा, मतलब उसमें भी इसमें ज्यादा ये योग्यता मिले बच्चों को कि बालिका भी आगे बढ़े। लेकिन ये जो कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था उसके अंतर्गत ये आया कि 2004 में स्टार्ट करने के बाद ये बाद में सर्व शिक्षा अभियान में इसका विलय हो गया, क्योंकि सर्व शिक्षा अभियान भी यही बात कहता है कि लड़का हो चाहे लड़की हो सभी को बराबर सम्मान मिले और दोनों आगे बढ़े, यानी बहुत सी उपलब्धियां हासिल करे। ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रम थे, जो ये भी था कस्तूरबा गांधी, ये भी इसका विलय सर्व शिक्षा अभियान में हो गया था। और दोस्तों जैसे मैंने बताया कि जो ऐसी बस्तियां होती है जिसमें जनसंख्या अधिक होती है, जिसमें बालक बहुत ज्यादा होते हैं, उनके अंतर्गत विद्यालयों का निर्माण करना, किसके द्वारा? प्राथमिक शिक्षा के द्वारा उसमें निर्माण कराना। और उसमें क्या होता है कि जैसे विद्यालय होता है उसकी साफ सफाई, शौचालय या फिर उसके पानी की व्यवस्था, सभी का निर्माण
प्राथमिक शिक्षा के द्वारा करवाया जाता है और उनकी रखरखाव की जिम्मेदारी प्राथमिक शिक्षा ही लेती है, क्योंकि उसके अगर स्वच्छता और पानी की व्यवस्था, शौचालय, ये सभी सुविधा अच्छी रहेगी तो बच्चों का आना ज्यादा होगा। तो प्राथमिक शिक्षा को इन कार्यक्रमों से भी बढ़ावा मिलता है। उसके बाद देखते हैं हम दूसरा देखेंगे मध्याह्न भोजन। जो मध्याह्न भोजन है, मध्याह्न भोजन स्कीम, ये भी 2004 में स्टार्ट की है। मध्याह्न भोजन स्कीम 2004 में स्टार्ट की गई थी। अब दोस्तों ये जो मध्याह्न भोजन है, इसके द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा को कैसे बढ़ावा मिलता है वो अपन देखेंगे। दोस्तों पहले क्या होता है कि पोषाहार सहायक है ना, जैसे मैं अभी जैसे कार्यक्रम बताया तो उनमें ये भी था। जो पोषाहार सहायक कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 1995 में कर दी गई थी। कब की गई थी? 1995 में। दोस्तों 1995 में ये स्टार्ट कर दिया था। तो उसके बाद मध्याह्न भोजन स्कीम 2004 से दोबारा इसको संशोधित क्यों किया गया? दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, इन स्कीमों का, ये जो कार्यक्रम चलाए गए उनका मतलब क्या था, इनका उद्देश्य क्या है? इनका उद्देश्य यही था कि जो प्राथमिक शिक्षा है उसमें बढ़ावा मिल सके। अब इस स्कीम से, यानी जो ये कार्यक्रम चलाया गया था, इसमें बदलाव क्यों किया गया? वो इसलिए किया गया था क्योंकि ये देखो स्टार्ट किया गया था 1995 में। और दोस्तों एक और बात मैं आपको बता दूं, जो ये मध्याह्न भोजन, जो पोषाहार का स्टार्ट हुआ था, वो सबसे पहले तमिलनाडु में सर्वप्रथम स्टार्ट कर दिया गया था। उसके 6 माह बाद, यानी उसके 6 माह भारत सरकार ने यह आदेश निकाला कि 6 माह के अंतर्गत सभी राज्य मध्याह्न भोजन को लागू कर दे। ये कोर्ट के द्वारा आदेश जारी किया गया था। ये हो गई हट के बात थोड़ी सी। अब दोस्तों देखते हैं, अपन टॉपिक पे आते हैं कि पोषाहार सहायक कार्यक्रम 1995 से स्टार्ट कर दिया गया था। 2004 में इसका बदलाव करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? वो इसलिए पड़ी क्योंकि पोषाहार सहायक कार्यक्रम के अंतर्गत ये रखा गया था कि हर एक बच्चे को 80%, यानी उसकी उपस्थिति 80% से अधिक होगी तो उसको हर माह के अंतर्गत जो 3 किलो अनाज दिया जाता था, वो इसके अंतर्गत रखा गया था। किसमें? पोषाहार सहायक कार्यक्रम 1995 में जो लागू किया था उसके अंतर्गत। लेकिन जब इन्होंने देखा, किसने? जो प्राथमिक शिक्षा अधिनियम है, उन्होंने देखा कि पोषाहार जो 3 किलो दिया जा रहा है अनाज, वो माह के अंतिम में, वो उसका लाभ तो बच्चे को मिल ही नहीं रहा पूर्ण रूप से, क्योंकि वो तो परिवार को जा रहा है। ठीक है, क्योंकि दोस्तों ये होता है कि क्या है कि जो प्राथमिक शिक्षा वो बच्चों को बढ़ावा देने के लिए, ना कि परिवार को। अगर बच्चों को अगर ऐसा लालच दिया जाए जिसकी वजह से बच्चा स्कूल या विद्यालय आने में उतनी रुचि दिखाए, लेकिन जो ये 3 किलो अनाज देने की बात कही गई थी पोषाहार सहायक कार्यक्रम के अंतर्गत, उसमें क्या है कि बच्चे को लाभ ना हो कि परिवार को लाभ होता था। लेकिन जो मध्याह्न भोजन है स्कीम 2004 में स्टार्ट की गई थी, उसमें ये अलग से रखा गया था। जो मध्याह्न भोजन होता है उसके अंतर्गत जो लंच होता है उसमें बच्चे को खाना दिया जाता था, यानी पका पका खाना दिया जाता था, ताकि बच्चा उसमें खा भी सके और उसका सभी के सम्मिलित बैठ के भोजन कर सके और उसका आनंद ले। और ये जो लाभ रखा गया था सीधा बच्चे को ही मिला था, यानी ये जो लाभ मिलता है ये परिवार को ना मिलके सीधा बच्चे को मिलता था, क्योंकि भोजन मिलता था जो बच्चा करता था, किसमें? विद्यालय के अंतर्गत, ना कि परिवार को 3 किलो अनाज मिलता। इसलिए 1995 में तो जो रखी गई थी पहले पोषाहार कार्यक्रम, उसको बदलकर मध्याह्न भोजन स्कीम 2004 का निर्माण, उसका संशोधन करके किया गया था। तो दोस्तों ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए किया गया था। अब देखते हैं दोस्तों, जो प्राथमिक भोजन है इसमें कुछ, जो मध्याह्न भोजन में जो स्कीम रखी है उसमें ये रखा गया है कि 450 कैलोरी प्रतिदिन, यानी 450 कैलोरी प्रतिदिन बच्चे को मिलनी चाहिए। 12 ग्राम प्रोटीन, कितनी? 450 तो कैलोरी, ठीक है। और जो 12 ग्राम प्रोटीन, ये क्या है कि इसके अंतर्गत रखा गया था 2004 स्कीम के अंतर्गत कि 450 कैलोरी तो बच्चे को
प्रतिदिन मिलनी चाहिए, उसके साथ 12 ग्राम प्रोटीन का भी उसको लाभ मिलना चाहिए बच्चे को प्रतिदिन के खाने में, जो कि खाना मध्याह्न भोजन में दिया जाता था। अब देखते हैं दोस्तों, जो मध्याह्न भोजन का जो कार्यक्रम चलाया गया था उसके अंतर्गत जो खर्चा हुआ था वो प्राथमिक शिक्षा देती थी, चाहे उसमें बनाने वाली हो, बनाने वाला हो, या जो भी व्यवस्था इसके अंतर्गत की जाती थी मध्याह्न भोजन बनाने में, वो कार्यक्रम किया गया था प्राथमिक शिक्षा के द्वारा। और जो इसका रखरखाव किया जाता था, उसका ध्यान रखा जाता था, वो पंचायत, सभी पंचायत ग्राम पंचायतों को ये कार्य संभालने को दिया गया था कि ग्राम पंचायत के अंतर्गत मध्याह्न भोजन स्कीम के जो सारे लाभ बच्चे को मिलने चाहिए वो उसमें देखा देखी वो ग्राम पंचायत करेगी। और दोस्तों इसमें बताया गया है कि वर्ष के 200 दिन, यानी वर्ष में जो 365 दिन होते हैं उसके अंतर्गत 200 दिन बच्चे को खाना नियमित रूप से मिलना चाहिए। कितने दिन? 200 दिन। तो ये प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ही किया गया, क्योंकि बच्चे को अगर स्कूल में पढ़ने के साथ साथ खाना भी मिलता रहेगा, बच्चा जरूर रुचि दिखाएगा उसके अंतर्गत। तो दोस्तों ये कार्यक्रम है प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए। उसके अंतर्गत अपन एक और देख लेते हैं, जिससे आपको और भी स्पष्ट हो जाएगा कि कैसे ये कार्यक्रम प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। अब दोस्तों आगे देखते हैं, इसमें एक और देख लेते हैं, जिससे आपको अच्छे से स्पष्ट हो जाएगा कि ये कार्यक्रम किस प्रकार प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा देते हैं। उसके बाद देखते हैं तीसरा, शिक्षा का अधिकार। शिक्षा का अधिकार अधिनियम। दोस्तों ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है वो 2009 से प्रारंभ किया गया था। अब दोस्तों ये 2009 से प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसको संशोधित किया है, क्योंकि जो शिक्षा का अधिकार था, जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम था वो 2005 से लागू किया गया था, लेकिन इसको संशोधित किया गया है 2009 में, यानी ये इसका संशोधित रूप ही है 2009। तो दोस्तों इसके द्वारा भी प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। दोस्तों इसके अंतर्गत रखा गया 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य व मुफ्त, मुख्य बात है इसमें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, ठीक है। इसमें मुख्य बात है कक्षा 6 से 14 वर्ष, यानी 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं मुफ्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। किसके? शिक्षा के अधिकार, जो कि 2005 का संशोधित अधिकार है 2009। इसके अंतर्गत ये रखा गया है कि 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं उनको अनिवार्य मुफ्त एवं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाएगी। और दोस्तों ये जो शिक्षा का अधिकार अधिनियम है 2009, इसको संशोधित किया गया। दोस्तों ये जो लोकसभा में पारित किया गया 4 अगस्त 2009 में। कब? 4 अगस्त 2009 में। किसमें? लोकसभा में, ठीक है। ये पारित हुआ है दोस्तों, ये ध्यान रखना, ये पारित हुआ है, लेकिन जो लागू हुआ है ना वो हुआ है 1 अप्रैल 2010 में, यानी यहां से 1 अप्रैल 2010 से ये लागू किया गया था शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009। तो दोस्तों इसके अंतर्गत भी बहुत सी बातें ऐसी रखी गई है जिसके कारण प्राथमिक शिक्षा को बढ़ावा मिलता है। यानी जैसे कि मैं बताऊं गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, जो मुख्य बात रखी गई है, क्योंकि अनिवार्य और मुफ्त निःशुल्क शिक्षा तो पहले से ही चले आ रही है, लेकिन ये संशोधित रूप इसीलिए किया गया क्योंकि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन गुणवत्तापूर्ण इस अधिकार अधिनियम के बाद दी जाने लगी। तो दोस्तों आपको कैसा लगा प्राथमिक शिक्षा की सार्वभौमिकरण पढ़ के? अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब करके जरूर बताइएगा। और बाकी वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।